चलो पे अटेंशन। असेसमेंट ईयर, लास्ट इसमें हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था कि व्हाट इज आवर प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज असेसी, ये सब बेसिक चीजें डिस्कस किया था। लेकिन अब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट ईयर होता क्या है, बिकॉज डेफिनेशंस एंड ऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्हाट इज असेसमेंट ईयर? सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ने क्लियरली मेंशन किया है। व्हाट इज क्लियरली मेंशन? द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के टाइम पीरियड को हम लोग ईयर बोलते हैं। तो तकलीफ ये नहीं कि 12 महीने का टाइम पीरियड है, तकलीफ ये नहीं है कि 12 महीने का टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट क्या है वो चालू कब होना चाहिए। तो असेसमेंट ईयर ऑलवेज कमेंसिंग फ्रॉम, कमेंसिंग मतलब स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर, अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। मतलब हमारा असेसमेंट ईयर हमेशा कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अच्छा, अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो एंड कब होगा? तो ऑब्वियसली इसका एंड कब होगा? 31 मार्च। ठीक है, अगर ये 2018 में शुरू हो रहा है तो 2019 में खत्म होगा। 19 में स्टार्ट हो रहा है तो 20 में खत्म होगा। 20 में स्टार्ट हो रहा है तो ये 21 में खत्म होगा। बट ईच एंड एवरी असेसमेंट ईयर शुड बी बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा असेसमेंट ईयर स्टार्ट कब होता है? 2020, दैट इज 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। ये हमारा क्या है? असेसमेंट ईयर है इस साल के लिए। अंडरस्टूड? हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। तो असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 defines assessment year as the period of 12 months, the period of 12 months commencing from the first day of April every year। हर साल के अप्रैल के जो पहली तारीख से जो साल शुरू होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। और इस सिलेबस के लिए, इस एकेडमिक ईयर के लिए हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। ठीक है, असेसमेंट ईयर। सेकेंड, प्रीवियस ईयर। तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर के पहले के साल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस previous year as the financial year immediately preceding the assessment year। यानी आप जिस असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हो उस असेसमेंट ईयर के पहले का साल, यानी आप जिस असेसमेंट ईयर के का बात कर रहे हो उसके पहले, प्रीसीडिंग मतलब पहले, बिफोर द असेसमेंट ईयर, इमीडिएटली मतलब तुरंत पहले। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं 2020-21 मेरा असेसमेंट ईयर है तो 2020 एंड 21 के पहले क्या आएगा? 2019 एंड 2020 आएगा। इमीडिएटली वर्ड का इस्तेमाल किया है। इमीडिएटली मतलब जस्ट बिफोर। ऐसा बोलोगे सर 18 और 19 भी तो आता है, तो 18 और 19 और 2021 में 1 साल का गैप है, तो इसीलिए उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे, लेकिन इमीडिएटली प्रीवियस ईयर नहीं बोलेंगे। इमीडिएटली मतलब जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर, तो इसीलिए 2019-20। अच्छा, हमारा प्रीवियस ईयर भी कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। क्लियर? 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ये हमारे इस एकेडमिक ईयर का क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा। क्लियर? तो एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट है, तो असेसमेंट ईयर के पहले हमारा जो भी असेसमेंट है उसके पहले, लेकिन पहले मतलब क्या? इमीडिएटली प्रीसीडिंग, पहले मतलब तुरंत। 2020-21 हम लोग अगर असेसमेंट ईयर कंसीडर कर रहे हैं तो 2020 के पहले क्या होगा? 19 एंड 20, तो ये मेरा हो जाएगा प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 क्लियरली डिफाइंस। पर्सन मतलब क्या? इंसान मतलब इनकम टैक्स के इसमें इंसान मतलब पर्सन में क्या क्या चीज आती है। जब भी वो बोलेगा कि अ पर्सन शुड बी रिसाइड इन इंडिया, तो पर्सन में किन किन चीजों का चीज आता है?
तो पहला वो इंसान हो सकता है इंडिविजुअल, जैसे आप हो मैं हूं, वो इंडिविजुअल्स हो गए। उसके अलावा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं, सुना है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं जिसमें कर्ता होता है, कुछ को पार्टनर्स होते हैं, जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स होंगे वो को पार्टनर्स होते हैं। कर्ता जो होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही कंट्रोल करता है, वही ओनर का रहता है, वही मैनेजमेंट करता है। को पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो को पार्टनर में बटेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कर्ता के पास होती है। तो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक पर्सन के तौर पर टैक्स पे कर सकती है। अ कंपनी, जब मैं कंपनी की बात करता हूं तो इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों आ जाएगी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहा हूं। और फर्म के अंदर सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी आता है, पार्टनरशिप फर्म भी आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ जाएगा। एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेट्स, कुछ लोगों ने मिलकर बिजनेस चालू किया, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। एसोसिएशन बोलते ना कि ये XYZ एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन में जा सकता है। या हम लोग ने कोई जैसे सेलर एसोसिएशन, बायर्स एसोसिएशन, कंज्यूमर बिहेवियर, तो हम लोग ने कोई एसोसिएशन का नाम सुना होगा, वो एसोसिएशन क्या हो गया? एक एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन या बॉडी इनकॉर्पोरेट, वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन ये फाइनेंशियल टर्म्स में डील करते हैं, पैसे में डील करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, उनके लोग आते हैं, मेंबर्स बनते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो भाई उनके पास पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दे आर लायबल टू पे द टैक्स। क्लियर? तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेट्स। उसके बाद लोकल अथॉरिटी में हमारी बीएमसी भी आ सकती है, उसको भी इनकम टैक्स, अगर उनके पास भी पैसा आ रहा है, फाइन के थ्रू पैसा आ रहा है, मुंबई पुलिस के पास फाइन के थ्रू पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो सकती है। एंड लास्ट, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग अंडर द एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉसेस, यानी ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ है, यानी कानून के तहत बना है, ये कोई भी एसोसिएशन हो गया, कोई भी कंपनी हो गया, जो इनके अंदर डिस्कस नहीं हुआ चलेगा, लेकिन वो भी उनके पास भी लेन देन हो रहा है, उनके पास भी पैसा आ रहा है, उनके पास भी सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो दे आर लायबल टू पे द टैक्स। इसका मतलब हम किसी भी तरीके की कंपनी की बात करें, किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एसोसिएशन का, प्राइवेट एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेट, ठीक है, या फिर हम लोग चैम्बर की बात करें, कहीं से भी किसी भी तरीके की बॉडी की बात करें, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी संस्था हो, एनजीओ, ठीक है, कहीं पर भी अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की बात करो, रेलवे में भी ऑडिटिंग होती है, तो इसका मतलब वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कहां पर आ जाएगी? पर्सन के तौर पर उन्हें काउंट किया जाएगा। क्लियर? तो इसका पहला मैंने क्या डिस्कस किया? असेसमेंट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल। प्रीवियस ईयर, जो असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग यानी इमीडिएटली प्रीसीडिंग, असेसमेंट ईयर के पहले जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। एंड पर्सन में मैंने क्या कहा? जो भी चीजें हमारे लिए टैक्सेबल होगी, तो ऑब्वियसली वो कौन टैक्स करेगा? तो वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई भी इंडिविजुअल बॉडीज हो सकती है। उसके बाद आता है इनकम मतलब पैसा कहां से आ रहा है? तो इनकम में बहुत सारी चीजें आती है। पैसा दो तरीके का से आता है, आपके पास जो व्हाइट मनी होता है, यानी आपके पास जो पैसा आता है वो इनकम है, और एक होता है ब्लैक इनकम, ब्लैक मनी बोलते हैं जिसको, जो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू आता है, स्मगलिंग के थ्रू आता है, ये सारे पैसे भी ब्लैक मार्केटिंग। तो अगर वो सारी चीजें पकड़ी जाती है, ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू पैसा आया है, स्मगलिंग के थ्रू पैसा आता है, अगर आपको आपका पैसा वो पकड़ा जाता है तो आपको उसके ऊपर भी टैक्स भरना होगा। अगर आप वो टैक्स भरोगे तो वो पैसा व्हाइट पे कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इनकम मतलब सभी चीज आ गई। आपके पास पैसा आ रहा है, बस वो इनकम है। कहां से आ रहा है वो कहीं से डिफाइन नहीं करके रखा है। मतलब डिफाइन मतलब इतनी सारी चीजें उसमें डिस्कस किया है, 60-70 चीजें उसमें आ सकती है। तो वो सारी चीजें आपके लिए इतना समझो, पैसा आ रहा है मतलब यू हैव टू पे द टैक्स। पैसा आने के कुछ एग्जांपल्स है। आपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया, आपने बिजनेस में गेन कमाया, पैसा आएगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट है। सर लॉस है तो पैसा जाएगा भी, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉस। क्यों? क्योंकि लॉस में पैसा जाता है, एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम। पैसा आ रहा है ना, बस रास्ते में जा रहा था, किसी का वॉलेट मिल गया, पैसा आया, इनकम।
सर आपका वॉलेट गिर गया, लॉस हो गया, लॉस की बात कर रहे हैं? नहीं, पैसा गया है। वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम। पैसा आ रहा है ना, आने दो। कहां से आ रहा है? बैंक से आ रहा है, आने दो। सर आपने लॉटरी जीता, चलेगा, आने दो। आपने केबीसी में गेम शो जीता, पैसा आ रहा है, आने दो। डांस इंडिया डांस जीता, आ रहा है, आने दो। पैसा आ रहा है ना, वो सब इनकम का हिस्सा बन जाएगा। वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी आ जाएगा, विनिंग फ्रॉम गेम शो हो जाएगा, विनिंग फ्रॉम एमपीएल, कुछ भी अदर प्लेटफॉर्म्स, कुछ भी रहता है, डजंट मैटर, पैसा आ रहा है। इसमें मैंने सिर्फ मेन चीजें लिखी है। उसके बाद आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, उस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। अगर आप उस कंपनी के डिबेंचर में पैसा लगा रहे हो, बॉन्ड में पैसा लगा रहे हो, सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा? वहां पर इंटरेस्ट भी मिल सकता है, तो भी वो आपका इनकम का हिस्सा बन गया। उसके बाद वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? मैं एक स्कूल खोल के बैठा हूं, स्कूल है मेरा, कॉलेजेस है मेरा, मंदिर है, ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग मैंने क्या किया, अलग अलग जगह पर मंदिर खोल के रखे, एनजीओ खोल के रखा है, एनपीओ, ठीक है, स्कूल से, कॉलेजेस है, और मैं बोलता हूं कि आओ मेरे यहाँ पर आप दान दक्षिणा करो। तो आप लोग क्या करते हो? आप अपनी मर्जी से आते हो, मुझे पैसा देते हो, चंदा बोलते हैं, डोनेशंस बोलते हैं ना। तो अगर किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज ने, किसी भी एनजीओ ने, किसी भी मंदिर ने, किसी ट्रस्ट ने, किसी एजुकेशनल नॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन लिया है, तो वो भी इनकम हो गया। सीधी बात। डोनेशंस एंड ऑल बोलते हैं ना, वो सारी चीजें यहां पर आ जाएगी। कौन रिसीव करता है? याद रखना, एजुकेशनल, नॉन एजुकेशनल, ठीक है, टेम्पल्स या रिलीजियस प्लेसेस हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली, उसमें सब आ गया। टेम्पल है, टेम्पल आ गया, मस्जिद आ गया, सारी चीजें आ गई। बस आपके पास पैसा आ रहा है ना, आने दो। वो सारी चीजें क्या हो गई? आपकी इनकम। उसको हम डोनेशंस भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? डोनेशंस भी बोल सकते हैं। तो किसी भी तरीके का आपको डोनेशन मिला, दान दक्षिणा किया, आपने आप जाते हो मंदिर में जाते हो, पहले आपको पैसा डालना पड़ता है, वो भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपको कोई बंदूक रख के तो मांग नहीं रहा पैसा, तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी इनकम है। इनकम है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद परक्विजिट्स। परक्विजिट का मतलब क्या होता है? आप काम करो, आप जिसके पास काम करोगे वो आपका बॉस है, उस बॉस को एम्प्लॉयर बोलते हैं। आप काम करते हो, आपको एम्प्लॉय कहा जाएगा। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से काम करवाने के लिए उसके ऊपर कुछ खर्चा करता है, उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं स्पेशल अलाउंसेस। काम करवाने के लिए खर्चा करता है, क्लियर? आपने कुछ खर्चा किया, काम करने के लिए आपने कुछ खर्चा किया, वापस सुन रहे हो, आपसे काम करवाने के लिए एम्प्लॉयर ने खर्चा किया, स्पेशल अलाउंसेस, आपको मिला ना बेनिफिट उसका। काम करने के लिए आपने खर्चा किया, एम्प्लॉई ने खर्चा किया, एम्प्लॉयर को पता चला, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को उससे ज्यादा पैसा रीइंबर्स्ड करके दिया। भाई आपने 15 रुपया खर्चा किया, एम्प्लॉयर ने क्या बोला? आपने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया और आपने अपने जेब से खर्चा किया, लेकिन कंपनी आपके इसके लिए शुक्रगुजार है, हम आपको 50 रुपया रिटर्न में दे रहे हैं। तो 15 आपने खर्चा किया, आपको 50 रुपया मिला, यानी रीइंबर्समेंट में एक्स्ट्रा अमाउंट मिला। या महंगाई के टाइम पे सारी चीजें एडजस्ट करने के लिए, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप लोग ट्रैवल करके बहुत मुश्किल से आ रहे हो, एम्प्लॉयर को लगा कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और कंपनी के लिए बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो। कंपनी ने क्या बोला आपको? एक हम लोग क्या करते हैं, महंगाई भत्ता देंगे, जिसको हम लोग डियरनेस अलावेंसेस बोलते हैं। यानी इस महंगाई से जूझने के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा, आपकी सैलरी में जोड़ के उसको बोलेंगे डियरनेस अलावेंसेस। क्लियर? क्लियर? अब आप एम्प्लॉय के दरवाजे, एम्प्लॉयर के दरवाजे तक पहुंच के आपको चाय नाश्ता खाना भी देता है, पार्टी भी देता है, सब कुछ करता है, ठीक है। वो सारी चीजें आपकी कहां पर आ जाएगी? परक्विजिट्स में आएगी। अगर आपके पास काम करने के लिए मतलब जगह है, तो आपको जगह के अंदर, आपके पास रहने का प्रॉब्लम है तो वो बोलता है एक काम करो, आप कंपनी के फ्लैट में आप चले जाओ, उसका खर्चा कंपनी उठाएगी। क्या हो गया? वो परक्विजिट्स। क्लियर? तो कंपनी अपने एम्प्लॉय से काम करवाने के लिए कुछ खर्चे अपनी मर्जी से करती है, कुछ खर्चे वो कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से करती है, कुछ खर्चे एम्प्लॉई करता है जिसको बाद में एम्प्लॉयर रीइंबर्स करके देता है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कहां पर चली जाएगी? अलावेंसेस में चली जाएगी। क्लियर? उसके बाद आपको पैसा मिला कब? जब आप रिटायर हो रहे थे। क्या हो रहे थे? रिटायर। तो रिटायरमेंट के टाइम पे ज्यादातर एम्प्लॉयज को 3 चीजें मिलती है, ग्रेच्युटी, पेंशन एंड लीव सैलरी। ये 3 चीजें क्या है आगे जाके मालूम पड़ेगा। पैसा मिल रहा मतलब टैक्स लगेगा,
कितना लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो बात की बात है। कंपनी ने आपको सस्पेंड किया या आपको टर्मिनेट कर दिया तो आप निकाल दिया, ठीक है, आप काम के लायक नहीं, चलो सस्पेंड कर दिया, चलो आपने अब तक काम किया तो आपको पगार तो देगा, पैसा लेके जाओ, पैसा मिला, टर्मिनेशन सस्पेंशन पे आपको पैसा मिलेगा, आपने जितना दिन काम किया उतना पैसा लेकर जाओगे, आपको ग्रेच्युटी, आपको पेंशन का पैसा मिलेगा, या फिर आपने प्रोविडेंट फंड में जमा किया रहेगा तो वो भी पैसा मिलेगा। तो सारी चीजें आपकी सस्पेंशन टर्मिनेशन पे जो पैसा मिलेगा वो, या अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉयर उसकी फैमिली को क्या करता है, पैसा देकर आता है, वन टाइम अमाउंट देकर जाता है, या उसके एम्प्लॉय के रिलेटिव्स में से किसी एक को जॉब देता है, क्लियर, जॉब देता है, डजेंट मैटर। लेकिन अगर डेथ पे अगर कुछ पैसा उसकी फैमिली को मिलता है तो वो भी अमाउंट कहीं ना कहीं क्या होगा, टैक्सेबल होगा, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है। हम लोग फिलहाल लिमिटेशन एग्जेम्पशन वगैरह की बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट पैसा मिल रहा है, खत्म, कितना कटेगा कितना नहीं कटेगा, टैक्स लगेगा नहीं कटेगा उसकी बात नहीं, पैसा मिल रहा है। एम्प्लॉयर गया, एम्प्लॉय क्या आ रहे, उसकी डेथ हो गई, एम्प्लॉय को रो रहा है वो भी, लेकिन उसने देखा उसकी फैमिली को जरूरत है, उसने फैमिली अपने जेब में से पैसे निकाले, एनवेलप में डाला और उसकी फैमिली को दे के आ गया, पैसा मिला ना, किसको मिला, उसी को मिला, उसकी फैमिली को मिला, मतलब उसे ही मिला। उसके बाद अगर आपको किसी, आपने इनकम टैक्स भरा 10,000 रुपया, कंपटीशन किया, पता चला 5,000 ही भरना था तो आपने 10 भरा, आपको 5,000 रुपया रिफंड आएगा, क्या आएगा, 5,000 रुपया रिफंड, तो रिफंड फ्रॉम एनी टैक्स। आपने कस्टम ड्यूटी भरा 15,000, कैलकुलेशन में पता चला 10,000 ही भरा था, 5,000 रिफंड आएगा, तो आपको कहीं से पैसा रिफंड मिला, वो भी। आपने क्या किया, आपने मूवी की टिकट बुक की थी, एक्सपेंस है ना, अब वो चीज़ आपके पास रिफंड आ गई, पहले आपने पे कुछ और की थी लेकिन रिफंड में कुछ आ गया बहुत दिनों बाद, तो रिफंड का पैसा आ रहा है ना, आ रहा है, मतलब चीज़ें। फिर एक किसी पार्टनर को से रेम्युनरेशन रिसीव आया, पार्टनर को रेम्युनरेशन मिला, पार्टनर का प्रॉफिट मिला, उसके बाद उसका ड्राइंग वगैरह हम लोग मानते हैं ना, ड्राइंग निकालता है, पैसा निकालता है, काइंड निकालता है, कैश निकालता है, गुड्स निकालता है, कुछ भी रेम्युनरेशन। आपको गिफ्ट मिला, गिफ्ट में पैसा लगता है क्या आपने को, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, फ्री में मिलता है, फ्री में मिला मतलब टैक्स तो भरना पड़ेगा। हमने ये नहीं बोला कि आपको टैक्स भरना है, टैक्स बाद में भरेगा वो बात की बात है, लेकिन गिफ्ट मिला मतलब कुछ तो मिला, कुछ मिला मतलब इनकम मिला, इनकम मिला तो वो सारी चीजें। उसके बाद ग्रांट रिसीव्ड या सब्सिडी रिसीव, ग्रांट मतलब होता है गवर्नमेंट हमारी मदद के लिए पैसा देता है, उसको बोलते हैं मदद, एड। और सब्सिडी मतलब पहले हम भरेंगे बाद में गवर्नमेंट हमको वो पैसा रिटर्न देगा। मतलब गैस का सिलेंडर लेने का है ना, तो पहले 800 रुपया भरो, बाद में आपके अकाउंट में घूम के 250 रुपया आएगा, क्या हो गया, सब्सिडी। पहले आपको भरना है, बाद में घूम के आपको 250 रुपया रिटर्न आएगा, तो वो 250 रुपये क्या हो गया, सब्सिडी हो गया। बट ग्रांट क्या होता है, आप काम करो, गवर्नमेंट आपको मदद देगा, टाइम टू टाइम आपको मदद देगा, फिनेंशियली मदद देगा, उसको बोलते हैं ग्रांट। जैसे स्कूल चलाने के लिए टाइम टू टाइम स्कूल वाले के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट को मदद मिलती है गवर्नमेंट से एज अ ग्रांट के तौर पे, क्लियर। तो ये सारी चीज, इसके अलावा बहुत सारी इनकम आ सकती है, बहुत मतलब बहुत, बैंक से इंटरेस्ट मिला, हमने किसी से कमीशन मिला, हमको किसी से ब्रोकरेज मिला, ये सारी चीजें बात की बात है, पैसा मिल रहा है, कहीं से भी पैसा है, कहीं से भी पैसा है, सारी चीजें इनकम में आएगी। इसलिए इनकम के कुछ ही आइटम्स मैंने यहां पर कंसीडर किए हैं। आप बोलोगे रेंट मिला, भाई आएगा। आपने किसी को पैसा दिया था, लोन दिया था, उस पर उसको आपको इंटरेस्ट मिला, भाई वो भी इनकम है। आपने बैंक में पैसा जमा किया था, उस पर भी इनकम। आपने क्या किया, किसी का गोल्ड लिया है और बदले में उसको लोन दिया है, वो हर महीने आपको ब्याज लाके दे रहा है, वो भी आपके लिए इनकम है, क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके लिए इनकम हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 बोलता है असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट। असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट। हर असेसमेंट के अंदर रीअसेसमेंट जुड़ा हुआ होता है। सिंपल मतलब पिछले साल आपने जो भी कमाया उसका असेसमेंट इस साल होगा, तो आपने क्या किया, इस साल असेसमेंट करवाया, इस असेसमेंट ईयर में आपने असेसमेंट कराया। असेसमेंट मतलब मैंने क्या बताया था, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मतलब आपके इनकम पर टैक्स का होगा कैलकुलेशन, और अकाउंटेंसी में कैलकुलेशन होता है लेकिन टैक्सेशन में कंप्यूटेशन होता है, क्लियर। आपने जो कमाया उसका हिसाब किताब इस साल चेक होगा, इस साल आपकी इनकम की कंप्यूटेशन होगी, उसको बोलेंगे असेसमेंट। इस साल असेसमेंट हुआ,
अब इस साल जो कमाओगे अगले साल असेसमेंट होगा, अगले साल जो कमाओगे उसके अगले साल असेसमेंट, यानी हर असेसमेंट का रीअसेसमेंट होता है, यानी आने वाले साल का असेसमेंट, आने वाले साल का असेसमेंट, और इस साल जो असेसमेंट करोगे पिछले साल का होगा। मतलब हर साल प्रीवियस ईयर भी होगा और हर साल एक असेसमेंट ईयर भी होगा। वो असेसमेंट ईयर आने वाला होगा और उस प्रीवियस ईयर में आप क्या करोगे, असेसमेंट। तो हर असेसमेंट को क्या बोलेंगे, रीअसेसमेंट। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असेसी। असेसी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 क्या कहता है क्लियरली, असेसी मीन्स अ पर्सन टू हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ द मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, यानी इनकम टैक्स के अंदर उसे जितना भी पैसा भरना है, तो जिस इंसान को वो पैसा भरना है वो होता है असेसी। लेकिन सिर्फ टैक्स नहीं, अगर उसका टैक्स भरने में उसको लेट हो गया तो उसको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, उसको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। मैंने मेरा ईयर का कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद मुझे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि भाई साहब आपको 15,000 रुपया भरना है टैक्स, मतलब भर देगा। उसने बोला 31 अगस्त तक का भरने का, मैंने बोला भर दूंगा, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने उसको पैसा ही नहीं दिया, उसने भी मुझे याद नहीं दिलाया। अब मेरे को 2 महीने बाद याद आया यार मैंने इस साल का आईटी रिटर्न नहीं किया, तो उसने मुझे कॉल किया, मैंने उसको कॉल किया, उसने बोला हाँ भरना तो पड़ेगा। तो मैंने बोला 15,000 भेजता, बोला 15,000 क्यों भेजेंगे, अब तो आपको पेनल्टी भी लगेगा क्योंकि आप 2 महीने बाद भर रहे हो, तो 15,000 भी देना है टैक्स का अमाउंट, पेनल्टी भी देना है टैक्स का अमाउंट। क्लियर? तो ये जो चीजें है, यानी जो अमाउंट टैक्स के साथ अगर आपकी पेनल्टी है तो भी आपको भरना पड़ेगा। क्लियर? इसीलिए उसने क्लियरली होम एनी टैक्स और एनी सम अदर ऑफ द मनी, सम अदर ऑफ द मनी का मतलब क्लियरली पेनल्टी और इंटरेस्ट, अगर टैक्स के साथ आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट भरने बोला है तो भी वो आपको भरना पड़ेगा। क्लियरली? ठीक है, वापस बोल रहा हूं सीक्वेंस में जाने का, अगर क्योंकि आपको इस सीक्वेंस में टेक्स्ट बुक में दिया इसलिए मैंने यही सीक्वेंस में लिख करवाया, लेकिन अगर सीक्वेंस में जाना है तो टैक्स आप कब करोगे, टैक्स आप किसको चार्ज करते हो, तो सर हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं असेसी को। क्लियर? कब करते हैं, जब हम उसके प्रीवियस ईयर में असेसमेंट करेंगे। ओके, आप असेसमेंट कब करोगे, असेसमेंट ईयर में करोगे। क्लियर? आप टैक्स किसको चार्ज करोगे, असेसी को। आप असेसी को टैक्स कब चार्ज कर सकते हो, जब तक आपने असेसमेंट नहीं किया होगा तब तक आप चार्ज नहीं कर। असेसमेंट आप कब कर सकते हो, असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में आप कौन से ईयर का असेसमेंट करोगे, प्रीवियस ईयर का। क्लियर? आप किस किस को टैक्स चार्ज कर सकते हैं, पर्सन। क्लियर? तो पर्सन टैक्स कहां पर भरेगा, तो पर्सन इन सारी इनकम्स के ऊपर क्या भरता है, टैक्स। और इस इनकम, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल के ये सारे इनकम से, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इनकम है जिसको लिखने जाएंगे तो हो सकता है आपकी एक बुक भी कम पड़े, क्योंकि इनकम कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता भाई, कहीं से भी पैसा आ सकता है आपको। अभी जब अपने डीमोनेटाइजेशन का टाइम आया था तो लोगों ने आपके घर पर आके बोला रहेगा कि भाई साहब मेरा 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दो, बदले में ले लेना कुछ, या मुझे छुट्टा ला कर दे दो। ठीक है, तो ये सारी चीजों से आपने बीच बीच में कुछ पैसा है तो वो भी आपके लिए इनकम ही है। आपको कहीं से भी पैसा मिल रहा है, डजंट मैटर एट ऑल, पैसा कहीं से भी मिले, बस इनकम आ रही है, वो इनकम कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में क्या होगी, टैक्स के लिए लायबल होने वाले। क्लियर? तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है भाई सिंपली चीज, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है ऐसा कोई भी साल जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। पहला प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर के पहले के साल को क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। असेसी किसको बोलेंगे, जो टैक्स पेयर है उसको असेसी बोलेंगे। वो जिस साल में असेसमेंट कराएगा उसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे, और जो चीजों का टैक्स का कंप्यूटेशन जहां होता है उसको असेसमेंट बोलेंगे। उसके बाद जो पर्सन है वो पर्सन कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है, उसके बाद कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकता है, फर्म में सोल ट्रेडिंग भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, कंपनी के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी भी हो सकती है,
कोई भी कंपनी हो सकती है, चाहे वो एसोसिएशन भी हो सकती है या बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेट भी हो सकती है, भाई रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, डजंट मैटर। कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, डजंट मैटर। स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, मुंबई पुलिस हो सकती है, कोई कॉलेज का यूनिवर्सिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस आपके पास पैसा आ रहा है तो इसका मतलब आप अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में डील कर तो कहीं ना कहीं आप वो पर्सन हो जिसको टैक्स पे करना हो सकता है। डिफिकल्टी? श्योर?